हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जयसुरा क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि एलटी ग्रेड सीरीज की जो हमारी सिलेबस चल रहा है वो सीरीज़ हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके और आप उसका पूरा पूरा लाभ उठा सको। ठीक है दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा लिखी गई एक मोनोलॉग, माय लास्ट टचेस। मोनोलॉग का आपको पता ही है, मोनोलॉग क्या होती है। मोनोलॉग होती है, मोनो मीन्स होता है अकेला, लोग होता है बातें। ठीक है, अकेला आदमी जो खुद से बातें करता है या किसी ऑडियंस के साथ में सामने बात करता है, लेकिन जो ऑडियंस है वो उसमें इंटरफेयर नहीं करती, ये क्या होता है, मोनोलॉग होता है। ये हम आपको बता चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। आज रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम में हम उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसके साथ ही एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। वन बाय वन लाइन आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। आपको एग्ज़ाम में अगर कोई भी लाइन सामने आती है तो आप उसको आसानी से देखकर बता दोगे कि ये कौन सी पोएम की लाई हुई बुक लाइन्स हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या कराते हैं, एक एक लाइन आपकी क्लियर कराते हैं, तो आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए अपना टॉपिक क्लियर करते हैं। अगर इस मोनोलॉग की हम बात करें तो ये माय लास्ट टचेस रॉबर्ट ब्राउनिंग का 1842 में लिखा हुआ एक मोनोलॉग है। इसका जो टाइटल था वो ड्यूक ऑफ फरेरा के नाम से था, क्योंकि जो ड्यूक ऑफ फरेरा थे उनकी एक ये बेस्ड है एल्फेंसो के पार्ट सेकंड पर। जो एल्फेंसो सेकंड थे उनको 16th सेंचुरी के इटालियन पोइट ड्यूक माने जाते थे। एल्फेंसो की जो वाइफ थी उनका नाम था लुक्रेशिया। ठीक है दोस्तों, लुक्रेशिया एल्फेंसो की वाइफ का नाम था। और अगर आपसे पूछा जाए कि फेरेरा है, ड्यूक ऑफ फेरेरा है, उनकी वाइफ का नाम क्या था, तो उनकी वाइफ का नाम था बारबरा। ड्यूक ऑफ फेरेरा की जो वाइफ थी उनका नाम था बारबरा। और एल्फेंसो जो रियल स्टोरी है, एल्फेंसो सेकंड की है, ड्यूक ऑफ इटली। ठीक है, एल्फेंसो सेकंड की जो वाइफ थी उनका नाम था लुक्रेशिया। आपको याद रहना चाहिए, अल्फेंसो की जो वाइफ थी वो 1561 में किन्हीं अनजान कारणों से डेथ हो गई थी उनकी। और ये पता नहीं चल पाया था कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे। और यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप के वो बहुत जाने माने एक जो ड्यूक थे उनकी बेटी थी। तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो जाने माने परिवार से थी, बड़े परिवार से थी। और फिर भी जो एल्फेंसो सेकंड था उन्होंने उनकी डेथ उनके मरवा दिया था, क्योंकि किन्हीं अनजान कारणों से मरवाया था। ये पता नहीं चल पाया, बाद में पता चला कि इन्होंने जो ड्यूक अल्फेंसो थे उन्होंने ही अपनी वाइफ को मरवा दिया था। तो उन्हीं के ऊपर ये ड्यूक ऑफ फेरेरा माय लास्ट टचेस लिखी गई थी। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ड्यूक ऑफ फेरेरा की वाइफ का नाम मैंने आपको बताया बारबरा था। और ये जो डचेस थी, बारबरा थी, वो ड्यूक ऑफ फेरेरा द्वारा ही मरवा दी जाती है। ये उसमें बताया गया है कि इसका कारण उनकी स्माइल थी, क्योंकि वो सभी को सेम स्माइल पास करती थी। सभी के सामने वही मुस्कुराना था उसका, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसका हस्बैंड हो, चाहे कोई नौकर हो, वो सबके लिए एक समान व्यवहार रखती थी। तो ये जो है ड्यूक ऑफ फेरेरा को बहुत खटकता था, ये उन्हें पसंद नहीं आता था, इसीलिए उन्होंने उसकी जो है सभी स्माइल्स को बंद कर दिया, यानी उसे मरवा दिया। इसकी अगर बात करी जाए उसके बाद में क्या होता है, जो ये ड्यूको फरेरा होते हैं वो टायरोल के जो काउंट होते हैं उनकी नाइसी जो होती है, भतीजी जो होती है, उसको सेकंड मैरिज का प्रपोजल भेजते हैं। जब वे किसी मैसेंजर को वहाँ से बुलवाते हैं तो मैसेंजर को अपने बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जो मेरी लास्ट टचेस थी उसको कैसा व्यवहार था उसका, क्या उनको नहीं पसंद था। वे कहते थे कि हमारे 900 साल की परंपरा है और मेरी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा ये कहा जाए कि बहुत ही ज़्यादा नम्र व्यवहार की है और वो सभी के साथ समान व्यवहार करती है, जो कि एक डचेस को नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि एक डचेस को ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। उसके बाद में कहते हैं कि जो उनके फादर इन लॉ थे वो उनके बारे में बताते हैं कि उन्होंने उन्हें एक पेंटिंग गिफ्ट की हुई है नेपच्यून की। उसके बारे में बताते हैं कि वो एक ब्रॉन्ज पेंटिंग है और बहुत ज़्यादा रेयर पेंटिंग है। वो उनके फादर इन लॉ द्वारा उन्हें दी गई थी, क्योंकि वो क्या थे, वो यूरोप के एक बहुत जाने माने परिवार से थे, वेल नेम्ड थे। तो उनको बहुत ज़्यादा डवरी मिली थी, दहेज मिला था। तो उसके बारे में बताते हैं, लेकिन साथ ही ये भी बता देते हैं कि उनको दहेज का वैसे तो कोई शौक नहीं है, लेकिन जो आपके जो किंग हैं, आपके जो काउंट हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी दयालुता के हिसाब से उन्हें एक राजा को अपनी बेटी दे रहे हैं। तो अपनी जो उनकी
एक शोभा है उसको भी बरकरार रखे, ऐसी वो आशा करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह की एक ये मोनोलॉग है, कुछ छोटी सी मोनोलॉग है, ज़्यादा नहीं है, 28 कपलेट्स है। आप इसका ध्यान रखें। और अब देर ना करते हुए जो अपनी वीडियो है हम उसको स्टार्ट करते हैं। एक बात और बता दूं, इसमें एक लाइन आती है कि जो जोयस ब्लस की, ठीक है, जोयस ब्लस, तो जोयस ब्लस के बारे में कहा जाता है कि जो पोर्ट्रेट था उसके जो चेहरे पर ब्लस दिखाई देता है, तो वो किस लिए था। वो कहते हैं कि जो ड्यूक कहते हैं कि जो पेंटर था, जो फेरा पेंडोल्फ थे इटालियन पेंटर, उन्होंने कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट पास किया होगा जिसी के कारण जो उसके चेहरे पर वो ब्लश आ गया था, वो लाज एक तरह से आ जाती ना, लालियाँ आ जाती है चेहरे पर, तो वो इसी कारण आई थी क्योंकि उसे कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट मिला था। जो वो पेंटर था उसने कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट किया था जिस कारण वो ब्लस आया था और वो उसने उतार दिया, वरना कोई साधारण पेंटर वो जो पेंटिंग है नहीं बना सकता था, ठीक है। तो इसके बारे में उन्होंने अपने एक तरह से राजपाट के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया था, ठाट बाट के। तो अब हम अपने जो माय लास्ट टचेस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसकी 1 बाय 1 लाइन जो है सोल्व करने जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउनिंग की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 1812 में हुआ था और 1889 में जो है इनकी डेथ हो जाती है। ये जो पोएम है माय लास्ट टचेस जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये कब लिखा गया था, मैंने आपको बताया 1842 में ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा गया था। उसके बाद में क्या होता है, इनकी जो फर्स्ट लाइन है उसके बारे में हम बात करते हैं। वो कहते हैं जो देखिए ये एक जो मैसेंजर है वहाँ से आया हुआ है, ट्रॉल से वो मैसेंजर आया हुआ है अपनी जो सांसों है उसको दिखाते हुए। जो ड्यूक ऑफ फरेरा है वो बताते हैं किसके बारे में, डचेस के बारे में, लास्ट डचेस के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि जो बारबरा थी वो कैसी थी उसके बारे में वो बता रहे हैं। तो जो पहली लाइन है वो कहती है दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। पेंटेड ऑन द वॉल का मतलब यह है कि एक पेंटिंग टंगी हुई है वॉल पर, बड़ी सी पेंटिंग टंगी हुई है, तो वो कह रहे हैं कि पेंटेड ऑन द वॉल, ये जो पेंटिंग टंगी हुई है ये मेरी लास्ट डचेज है। लुक एज इफ शी वर अलाइव, ठीक है। ऐसा लगता है कि कैसा लग रहा है कि जैसे कि वो जिंदा हो। तो जिंदा होने का मतलब है कि इसकी डेथ हो चुकी है, जैसे कि आप लास्ट वर्ड से समझ ही गए होंगे कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो कहते हैं एज इफ शी वर अलाइव, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो जिंदा हो। आई कॉल दैट पीस ऑफ वंडर, वो कहते हैं कि ये जो पीस है ना वंडर है, वंडरफुल है। वो कहता है कि ऐसा पीस आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये किसके द्वारा लिखा गया है। नाउ फेरा पॉन्डल्फ हैंड वर्क बिजीली आ डे, कि इस पर आपको इतना बेहतरीन पीस जो पेंटिंग का है वो कहीं मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जो इटालियन पेंटर हैं, ये फेमस पेंटर थे फेरा पेंडोल्फ, ये उसी के द्वारा बनाया गया है, उसके हाथों द्वारा बनाया गया है और इसे बनाने में उन्हें पूरा एक दिन लगा था। देखिए फेरा पेंडोल्फ की अगर हम बात करें तो इटालियन के सबसे फेमस पेंटर में इनका नाम आता है। ये बहुत अच्छे ड्राइंग आर्टिस्ट थे और इन्हीं का ही ये पोर्ट्रेट है, बारबरा का इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया था माय लास्ट डचेस में, आपको जो डचेस देखने को मिल रही है, ठीक है। तो उसी के बारे में जो है ड्यूक बता रहे हैं कि ये इतना बेहतरीन पेंटिंग बनाई हुई है कि ऐसा लगता है कि वो जिंदा हो, सामने हो मेरे। एंड देयर सी स्टैंड, और देखो वो सामने खड़ी है, मतलब उसे देख के कह रहे हैं कि देखो वो सामने खड़ी है। पेंटिंग को देख के ऐसा लग रहा है कि सी वॉज इफ सी वॉज अलाइव, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, विल्ट प्लीज यू सिट, अब वो कहता है कि क्या तुम बैठ सकते हो, एंड लुक एट हर, और इसे देखो एक बार, देख सकते हो एक बार इसे। तो उसे इस तरह के बारे में मैसेंजर को वो कहते हैं आई सेड फेरा पेंडोल्फ बाय डिजाइन, मैंने कहा फेरा पेंडोल्फ से कि जो बाय डिजाइन, जो उसकी डिजाइन है, फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेंस। और वो कहते हैं कि उसके जो फेरा पेंडोल्फ का डिज़ाइन है ना, तुम जो लोग हो तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि क्या है, तुम अनजान हो, तुम स्ट्रेंजर्स हो, लाइक यू दैट द पिक्चर्ड काउंटेंस। वो कहते हैं कि, जो तुम अनजान हो तो तुम नहीं समझ पाओगे कि ये जो फेरा पेंडोल्फ का डिज़ाइन है वो कितना बेहतरीन है। दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस, काउंटेनेंस होता है चेहरा, फेस को बोलते हैं काउंटेनेंस, जो जिसने ये चेहरा पेंट किया है, जिसने ये चेहरा बनाया है। The depth, the and passion of its earnest glance, but to myself they turned। वो कहता है कि ये जो चेहरा है बहुत गहरा है और जिसका पैसन है ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस, कि वो मतलब एक ऐसा ही है जैसा कि फर्स्ट ग्लैंस में जब मैंने डचेस को देखा था वो मुझे दिखाई दी थी, वो बिल्कुल वैसे की वैसी ही है इसमें मुझे नज़र आई है। बट टू माई सेल्फ आई टर्न, वो कहते हैं कि मैं ये पर्दा जो है वो तुम्हारे लिए उठाया है, बट टू माई सेल्फ दे टर्न्ड, ठीक है।
वो कहते हैं कि वो पूछना चाहते हैं कि जो मतलब ये चेहरा दिखाई दे रहा है वो ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, जो मतलब उसके चेहरे को देख के कहते हैं कि उसके हाव भाव इस तरह के क्यों नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि वो उस पर्दे को उठाए, वो उस बारबरा को देखे, डचेस को देखे, लेकिन क्या करते हैं वो नहीं उठा पाते। दे बट टू माई सेल्फ दे टर्न, ठीक है, वो मुड़ जाते हैं, वो नहीं उठा पाते। लेकिन मैं तुम्हारे लिए पर्दा उठा रहा हूँ, मैं तुम्हारे ये पर्दा उठा रहा हूँ क्योंकि क्या है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मेरी जो लास्ट डचेस थी वो कैसी थी। देखिए ये जितनी भी पेंटिंग्स है, जितना भी जो इनकी बेशकीमती सामान है वो वहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन जो वाइफ है उनकी, जो उनकी वाइफ थी, डचेस थी, उनकी जो पेंटिंग है वो पर्दे से ढकी हुई है। ठीक है, तो वो जो पर्दा है वो हटाते हैं, ड्यूक ऑफ फरेरा उस पर्दे को हटाते हैं ताकि जो मैसेंजर है वो दिखा सके उसे कि उनकी वाइफ कैसी थी। सिंस नन पुट बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई, सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन, कि कोई किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस कर्टन को उठा सके। वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस कर्टन के उठा सके। आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई, कि इसे सिर्फ मैं ही हटा सकता हूँ और मैंने ये तुम्हारे लिए हटाया है। एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ दे ड्यूरेस्ट, ठीक है, अगर उनमें डेयर होता ना तो वो मुझसे कहते कि वो उसे देखना चाहते हैं। हाउ सच अ ग्लैंस कम देयर, सो नोट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, ठीक है। वो कहते हैं हाउ सच अ ग्लैंस कम देयर, देखो ये मतलब एक नज़र में वो कितनी प्यारी लग रही है। सो नोट द फर्स्ट आर यू टू टर्न, कि तुम ही नहीं हो जिसके दिल में ये, तुम पहले नहीं हो जिसके दिल में सवाल जो उमड़ रहा है, ये सवाल आ रहा है कि वो पहले ही सुंदर, पहले ही नज़र में कितनी प्यारी लगती है, वो कितनी प्यारी है। तुम ही नहीं हो जो इसके बारे में सवाल करना चाहते हो, बहुत सवाल करना चाहते हैं। एंड आस्क दस, पूछना चाहते हैं। सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, वो कहते हैं कि जो उसके चेहरे पर ग्लेंस है वो क्या है, जो वो लालिमा है, वो चमक है, वो ऐसे ही जो है बरकरार रहती है। वो कहते हैं सर इट वॉज नॉट हर प्रेजेंस ओनली, कि ऐसा नहीं था कि जो इसके हस्बैंड के होने पर ही है जो उसके चेहरे पर ब्लश है वो दिखाई दे रहा हो, ये जो स्माइल है उसके चेहरे पर ऐसे ही दिखाई दे रही हो जैसे कि उसका हस्बैंड उसके सामने हो। वो कहते हैं कोल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चीक्स, ठीक है, जो उसके चेहरे पर जो गड्ढे पड़े हैं ना, जो शर्म से उसके चेहरे पर जो गड्ढे पड़ गए हैं, ये सिर्फ उसके हस्बैंड के आने के बाद ही नहीं पड़ते थे। परहैप्स फेरा पेंडोल्फ चांस टू से, हो सकता है जो फेरा पेंडोल्फ थे उन्होंने क्या किया हो, चांस टू से, कि ऐसा कहने का दुस्साहस किया हो कि हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रेस्ट टू मच, कि जो उनके मेंटल लैप्स है, जो उनकी कलाई है, मेंटल लैप्स होता है जो कलाई से नीचे का हिस्सा होता है, ओवर माई लेडीज रेस्ट टू मच, कि जो उनका मेंटल लैप्स है, जो उनका दुपट्टा है उनकी कलाई पर आया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा है, उनकी कलाई को उसने ढक दिया है, उनके मेंटल ने, उनके शॉल ने उनकी जो कलाई है वो कुछ ज़्यादा ही उसको ढक दिया है, ठीक है। और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट। और कहता है कि पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट, कि पेंट में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि जो उसका फेंट है, वो जो उसका फ्लश, हाफ फ्लश है ना, जो उसके चेहरे पर लालिमा है, जो उसके गले तक आपको दिखाई दे रही है, उसको पेंट कर सके, ठीक है। कि पेंट में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इस तरह का जो एक तरह से उसकी जो खूबसूरती है उसको निखार सके, ठीक है, उसको दिखा सके कागज पर, उसकी कैनवास पर उस चीज़ को दिखाने की हिम्मत किस में भी नहीं है, पेंट में भी नहीं है। जो उसके गले तक आ रही है ना उसकी लालिमा, जो शर्म से उसका गला तक लाल हो गया है, उसको दिखाने की हिम्मत पेंट में भी नहीं है। सच स्टफ्स वॉज कर्टेसी शी थॉट्स एंड कोज इनफ फॉर कॉलिंग अप द स्पॉट्स ऑफ जॉय। वो कहते हैं कि ये जो चीज़ें थी ना वो कर्टेसी से आती है, ठीक है। ये जो सच स्नफ स्टफ वॉज कर्टेसी, ये कर्टेसी है। एंड सी थॉट कि वो सोचती थी, ठीक है, वो कहते थे कि ये जो है सम्मानजनक है, या ये तो सामान्य है, उसे लगता था कि ये सामान्य है, सबके सामने चेहरे का इस तरह से लाल हो जाना सामान्य है, लेकिन ये सामान्य नहीं था, है। वो कहती है इस तरह से, कोज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट्स ऑफ जॉय, वो इसे क्या समझती थी, वो इसे एक आनंद का खेल समझती थी, उसे आनंद आता था इन सब चीज़ों में। एंड शी हैड अ हार्ट,
उसके पास एक दिल था। हाउ शैल आई से, मैं किस तरह से बताऊँ तुम्हें। टू सून मेड क्लेंट, वो बहुत जल्दी खुश हो जाती थी। टू इजीली इम्प्रेस्ड, वो बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती थी। उसको बहुत आसानी से उसको मनाया जा सकता था। सी लाइक्ड वॉट एवर सी लुकड ऑन, जिस चीज़ को वो देखती थी, जिस चीज़ पर उसकी नज़र जाती थी, वो उस हर चीज़ को पसंद करती थी। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और जिसका लुक्स था वो हर चीज़ को देखकर खुश हो जाती थी। उसका मतलब ये था कहने का कि वो बहुत ज़्यादा साधारण लड़की थी। और वे कहते हैं कि एक डचेस को ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डचेस का अपना रुतबा होता है, जो कि उसके पास नहीं था। वो बहुत सामान्य लड़की थी। वो जिस चीज़ पर उसकी नज़र जाती थी, वो उसे देखकर खुश हो जाती थी। वो बहुत जल्दी खुश हो जाने वाली थी, बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाने वाली थी। और वो जहाँ नज़र डालती थी, वो खुशी के साथ, उसी स्माइल के साथ अपनी नज़र चारों तरफ घुमाती थी। ठीक है, यानी जो कोई भी उससे मिलता था, उसे उसी तरह से, उसी लुक के साथ में, उसी स्माइल के साथ में उससे मिलती थी। शी लुक्ड ऑन एंड हर लुक वेंट एवरीवेयर, कि वो हर चीज़ को देखती थी। और उसका जो लुक था, उसकी स्माइल चारों तरफ से जो है फैली हुई थी, चारों तरफ फैली हुई थी उसकी स्माइल। एंड इट वॉज ऑल वन, माई फेवर एट हर ब्रेस्ट वॉज ड्रॉपिंग द डे लाइट इन द वेस्ट। ठीक है, वो कहते हैं कि जो ये अकेला नहीं था, इट वॉज ऑल वन। वो कहते थे कि ये इट वॉज ऑल वन, कि ये जो मेरे गिफ्ट थे वो उन सभी के बीच में हो जाते थे। ठीक है, उसके लिए सब एक समान थे। इट वॉज ऑल वन, कि वो समझते थे कि सब जो है एक जैसा है। उसके लिए हर चीज़ एक बराबर होती थी, चाहे वो माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, चाहे मेरा जो पुश्तैनी हार है, उसके जो ब्रेस्ट पर उस मेरा पुश्तैनी हार है, द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, वो भी उसे उतनी खुशी देता था जैसे कि वो वेस्ट में जब सूरज डूबता है ना, संध्या के समय को देखकर वो उतनी ही खुश हो जाती थी जितना कि मेरे एक पुश्तैनी हार हार को पाकर उसको खुशी होती थी। वो दोनों चीज़ में जो है अंतर नहीं समझती थी। वो इस तरह के बारे में अपनी जो बारबरा है उसके बारे में बताते हैं कि जो मेरी लास्ट रचेस थी, वो इन दोनों चीज़ों में अंतर नहीं समझती थी। द बफ ऑफ चेरी सम फूलस फूल ब्रोक इन द ऑर्चार्ड फॉर हर। ठीक है, और वो क्या कहते हैं कि जो वो मेरा 900 साल का जो रुतबा था, 900 साल की जो हमारी परंपराएं थी, उन सब चीज़ों को बराबर ही देख रही थी। ठीक है, वो कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति, कोई ऑफिशियस फूल था ना, कोई मूर्ख भी उसे चेरी का गुच्छा ला कर दे दे, ठीक है, एक चेरी की बकेट ला कर दे दे उसे भरी हुई, तो वो उसे देखकर खुश हो जाती थी। ब्रॉक ऑन द ऑर्चार्ड फॉर हर, जो कोई आदमी अगर ऑर्चार्ड से, बगीचे से उसके लिए एक बकेट चेरी का ले आए ना, तो वो उसे देखकर भी खुश हो जाती थी। द वाइट मूल सी रोड विद द टेरेस, वो एक जो खच्चर होता है, वाइट खच्चर होता है ना, तो उसके ऊपर सवारी करके भी उसे उतनी ही खुशी मिलती थी। जो टेरेस पर उसके साथ में घूमकर उस पर बैठ जाती थी, मूल पर, जो वाइट मूल थी उस पर घोड़ी पर बैठ जाती थी, और क्या करती थी, वो टेरेस पर घूमती थी। तो वो इन सब चीज़ों को सामान ले रही थी। वो कहते थे कि मेरे 900 साल की परंपरा किसी ने धज्जे उड़ा कर रख दी थी, वो हर चीज़ को सामान ले रही थी। वे कहते हैं ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच और ब्लस एट लीस्ट। वो कहते हैं ऑल एंड ईच, कि जो कुछ भी था, वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, कि वो सभी की जो स्पीच थी, सभी की बातों को बड़े आसानी से मुस्कुरा कर जवाब देती थी। ठीक है, वो सभी की बातों को सुनती थी, सभी से बातें करती थी। सी थैंक्ड मैन गुड, बट थैंक्ड somehow, I know not how, as if she ranked my gift of 900 years old name with anybody's gift. अब वो परेशान होता है, कहता है कि वो व्यक्तियों का धन्यवाद करती थी, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लोगों का धन्यवाद करती थी। अगर कोई इसके लिए कुछ भी करता था, छोटी छोटी चीज़ों को के लिए लोगों को धन्यवाद करती थी। वो कहती थी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, वो सबको धन्यवाद करती थी, कोई बात नहीं, बट थैंक्ड समहाउ, लेकिन इतनी छोटी छोटी बातों के लिए भी वो लोगों को धन्यवाद कर रही थी। आई नो नॉट हाउ, मैं नहीं जानता वो ऐसा कैसे कर लेती थी। एज इफ शी रैंक्ड, कि वो कैसे रैंकिंग करती थी चीज़ों के गिफ्ट की। माई गिफ्ट ऑफ 900 years ओल्ड नेम विद एनीबडीज गिफ्ट, कि वो मेरे 900 साल का जो नाम है, मेरी परंपराएं है, मेरे हमारे जो एक तरह से कहेंगे खानदान का जो नाम है 900 साल का, उस चीज़ को किसी के भी गिफ्ट के बराबर रख देती थी।
उसे अंतर ही नहीं समझ में आता था कि मेरे 900 साल की परंपरा, जो मेरे जो पूर्वजों की देन है, वो और किसी व्यक्ति जो तुच्छ व्यक्ति होगा उसका भी जो गिफ्ट है, वो सब समान कैसे हो सकता है? वुड स्टूप टू ब्लेम, वुड हु हु डिड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग। अब कहते थे कि कौन उसे ये क्या, अब किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उसे कह सके, उसे समझा सके कि तुम सही नहीं कर रही हो। ठीक है, किसी में उसको ब्लेम करने की हिम्मत नहीं थी, वो कोई झुकना नहीं चाहता था, उसे ब्लेम करने के लिए किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि झुक सके। ठीक है, दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग इवन हैड यू स्किल इन स्पीच। वो कहता है कि तुम में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम स्पीच में मुझे टोक सको कि वो ऐसा क्यों करती थी। विच आई हैव नॉट, to make you will quite clear to such an one and say just this or that in your disgust me, here you miss or there exceed the mark। अब वो कहते हैं कि उसको समझाना भी तो दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, और कहते हैं कि उसको समझाना भी तो झुकना ही हुआ ना। अगर हम उसको समझा रहे हैं तो हम उसके सामने झुक रहे हैं, अगर हम उसको बता रहे हैं कि तुम यहाँ पर गलत कर रही हो तो हम उसके सामने झुक रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताते हैं इवन यू हैड स्किल इन सिप, क्या तुम्हारे स्पीच में इतनी ताकत है, क्या तुम इस तरह की स्पीच कर सकते हो, तुम बता सकते हो उसको कि तुम गलत कर रही थी। विच आई हैव नॉट, मैं नहीं कर सकता। वो कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता था, मैं उसे नहीं बता सकता कि तुम ये गलत कर रहे हो, टू मेक योर विल। वो कहते थे कि मैं अगर उसे ये बताता कि तुम गलत कर रहे हो, विच आई हैव नॉट, वो कहते हैं कि विच आई हैव नॉट से मतलब ये है कि अगर मैं उससे कहता कि तुम गलत कर रहे हो या ऐसा मत करो, तो ये सब क्या था, वो खुद ड्यूक कहते हैं कि ये मेरे लिए जो है शोभा का कार्य नहीं था, मेरे लिए ठीक नहीं था, मैं इसको बहुत नीचा कार्य मानता था अगर मैं उसे समझाता। टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन, वो कहता है कि तुम सोचो, तुम मुझे बताओ कि क्या ये जो उसका व्यवहार था ये ठीक था, एंड से दिस जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्कस्ट मी, हियर यू मिस एंड देयर एक्सीड्स द मार्क। And if she let herself be lessened so, her plainly set her wits to yours forsooth and made excuse। अब वो कहते हैं कि मैं शीज जस्ट दिस और दैट इन दिस यू डिस्कस्ट मी। वो कहते थे कि ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, हियर यू मिस, हियर यू मिस, तुमने ये चीज़ जो है मिस कर दी, कि तुम देख नहीं पाए कि मैं ये चीज़ जो है मेरे लिए बहुत डिस्कस्टिंग थी, एंड देयर एक्सीड्स द मार्क, और ये एक मार्क से आगे बढ़ गई थी। ठीक है, ये जो था परंपरा को तोड़ रही थी, और ये जो उसकी हंसी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो कहते हैं कि हियर यू मिस, कि तुम उस जो है इस्माइल को मिस करोगे, तुमने आने में देर कर दी, तुम इस इस्माइल को मिस कर दिया। ठीक है, एंड देयर एक्सीड्स द मार्क, और अब क्या है, ये मार्क से आगे चली गई है, क्योंकि अब तुम उस चीज़ को देख ही नहीं पाओगे, अब उस इस्माइल को देख ही नहीं पाओगे। एंड सी इफ़ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन सो नॉट प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स। अब कहते हैं कि इफ़ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन सो, कि काश उसने खुद को ये सब सिखाया होता, वो इन चीज़ों को समझ पाती, एंड नॉट प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स। ठीक है, और फॉर सूथ एंड मेड एक्सक्यूज, इवन देन वुड बी सम स्टॉपिंग। कहते हैं इवन देन वुड बी सम स्टॉपिंग, कि उसको समझाना, उसको एक्सक्यूज़ करना भी तो एक उसके सामने झुकने के बराबर ही था। एंड आई चूज़ नेवर टू स्टॉप, और फिर मैंने एक चुनाव किया कि मैं झुकूंगा नहीं। ओ सर, सी स्माइल्ड, वो लेकिन क्या सर, वो स्माइल करती रही। ठीक है, वो स्माइल करती थी, करती रहती थी, नो डाउट, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वेन एवर आई पास्ट हर, जब मैं उसके पास से गुजरता था, वो मुझे स्माइल करती थी जब मैं उसके पास से गुजरता था, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बट हु पास्ट विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन कोई भी उसके पास से गुजरता था तो वो सेम ही स्माइल पास करती थी। उसकी समस्या ये थी कि मैं अगर उसके पास से गुजर रहा हूँ तो मुझे स्माइल करती थी, लेकिन कोई भी अगर उसके सामने से गुजरे तो वो उसको भी वही सेम स्माइल करती थी। दिस ग्रू, और ये चीज़ें बढ़ रही थी। आई गेव कमांड, और फिर मैंने क्या किया, कमांड कर दी, फिर मैंने आदेश दे दिया। एंड देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, और फिर सारे के सारे जो उसकी स्माइल्स थी उनको दबा दिया गया, उनको रोक दिया गया। इस लाइन का मतलब ये है, देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर का मतलब ये है कि उसकी मर्डर कर दिया गया। ठीक है, उसको मर्डर कर दिया गया, सारी जो स्माइल्स थी वे दबा दी गई।
देयर सी स्टैंड्स एज इफ शी अलाइव। और देखो वो सामने खड़ी है, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो जिंदा हो। विल इट प्लीज यू राइज, अब क्या तुम खड़े होगे? अब वो मैसेंजर से कहते हैं कि उन्होंने जो है अपनी डचेस के बारे में सब कुछ बता दिया, तो वो कहते हैं जिसे उन्होंने बैठाया था विल यू प्लीज सिट, तो वो कहते हैं कि विल यू प्लीज राइज, कि क्या तुम अब उठोगे यहाँ से? विल वी ऑल मीट द कंपनी बिलो देन, ठीक है, वी ऑल मीट द कंपनी बिलो देन आई रिपीट, ठीक है। फिर इसके वो कहते हैं कि ठीक है अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, नीचे चलते हैं, सभा में चलते हैं। और आई रिपीट, वो कहते हैं कि आई रिपीट द काउंट योर मास्टर्स नो मैग्निफिसेंस इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन फॉर डवरी विच इज डिसअलाउड। वो कहते हैं कि आई रिपीट, कि मैं तुम्हें बता दूं। और जब वो चल रहे होते हैं, जब बाहर निकल रहे होते हैं गैलरी में से, अपनी आर्ट गैलरी में से बाहर आ रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि आई रिपीट द अकाउंट योर मास्टर नॉन मैग्निफिकेंस, कि जो तुम्हारा काउंट है मैग्निफिकेंस के, जो धन दौलत है वो उसकी दयालुता है। इज एम्पल वॉरेंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस, कि जो एम्पल वॉरेंट, जो मतलब हमने तुम्हें जो एक तरह से एम्पल वॉरेंट का मतलब यह है कि जो एक लिस्ट भेजी थी तुम्हें, ठीक है, वो नो जस्ट प्रिटेंस, वो दिखावा नहीं है, ऑफ माइन, मेरा दिखावा नहीं है, फॉर डवरी, मैं ये वो कहता है कि मैं दहेज का के बारे में नहीं था, जो मैंने तुम लोगों को जो एम्पल वारंट भेजा था, एम्पल वारंट क्या, यानी एक लिस्ट भेजी थी, जो प्रचुर मात्रा में जो लिस्ट भेजी थी काफ़ी बड़ी, वो उसका मतलब ये नहीं था कि मैं डवरी का दिखावा कर रहा हूँ, ठीक है। विल बी डिसअलाउड, और उसको जो है डिसअलाउड नहीं किया जाएगा, उसको वो नकारेंगे नहीं, क्योंकि उसकी दयालुता है। और मैं अपने लिए तो कुछ मांग नहीं रहा हूँ, वो इतने बड़े परिवार में अगर वो अकाउंट जो है अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, तो उनको जो है हमारे जो सम्मान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, हमारे जो है शान शौकत को देखते हुए वो जो हमने लिस्ट भेजी थी उसको वो डिसअलाउड नहीं करेंगे, उसको वो मना नहीं करेंगे। दो हिज फेयर डॉटर्स सेल्फ, दो हिज फेयर डॉटर्स सेल्फ एज आई ऑब्ड, वो कहता है कि मेरे लिए तो उनकी बेटी ही सब कुछ है। इस लाइन में कहते हैं द फेयर डॉटर, जो उनकी बेटी है मेरे लिए तो वही सब कुछ है। एट स्टार्टेड इज माई ऑब्जेक्ट, और वही, और मैंने शुरू से ही कहा था कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, वही है, मैं सिर्फ उससे शादी करना चाहता हूँ, मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है। अब वो क्या कहते हैं, अब वो जो है स्टेयर्स हैं उनसे गुजर रहे हैं, वो कहते हैं न, न वी ऑल गो टुगेदर डाउन। अब वो जो मैसेंजर है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता, तो वो उसे रोकते हैं कि रुको, हम साथ साथ चलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करते हैं, वो कहते हैं सर नोटिस नेपच्यून दो टेमिंग अ सी हॉर्स। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो ये कहानी है वो एलोन्सो सेकंड की है, ठीक है। तो उनके बारे, उनकी जो वाइफ थी लोरेंजो, ये उनकी उनके बारे में है, और वो यूरोप के बहुत जाने माने परिवार से थे। तो उनकी ये जो पोएम है उनके बारे में, तो जो ये ड्यूक ऑफ फेरेरा है ये भी उसी उसी उन्हीं के ऊपर लिखी गई है। तो जो डचेस थी, जो बारबरा थी, उसकी जो पिता थे वो काफ़ी धनी व्यक्ति थे, तो उन्होंने ड्यूक ऑफ फेरेरा को एक पेंटिंग दी हुई थी, और जो वो एक रेयर पेंटिंग थी, उसको दिखाते हुए अब वो बताते हैं कि जो मेरे फादर इन लॉ थे, लास्ट फादर इन लॉ थे, वो कोई छोटे परिवार से नहीं थे, उन्होंने मुझे बहुत बड़ी डवरी दी थी, तो वो उसी को जो है शो कर रहे हैं, उसको दिखावा करने की इस कुछ ऐसा ही मैं तुम लोगों से उम्मीद करता हूँ, वो इस तरह से एक तरह से उसे दिखा रहे हैं। तो कहते हैं सर नोटिस नेपच्यून, कि तुम जो है इस समुद्र देवता को देखो, दो टेमिंग द सी हॉर्स, जो समुद्र में जो समुद्री घोड़ों को क्या कर रहा है, टेम कर रहा है, जिसने समुद्री घोड़ों को पालतू बना लिया है, दो आर रेयरिटी। और ये क्या है, दो हालांकि ये जो पेंटिंग है ना वो रेयर है, पूरे वर्ल्ड में रेयर है, विच क्लोज ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रोंज फॉर मी, जो इंसबर्ग का जो क्लोज थे, क्लोज ऑफ इंसबर्ग है, उन्होंने मेरे लिए बनाई थी, और ये ब्रोंज की है। तो आज जो हमारी ये ड्रामेटिक मोनोलॉग थी माय लास्ट टचेस, वो आज कंप्लीट होती है। इसके जो टेक्स्ट है हम वो कर चुके हैं। अगर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आप देखते तो सभी है लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और मैं आपको आगे वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।